बहुत शुक्रिया हाफिज़ आसिम साहब। आपने मेरे साथ वही किया है कि जो हमारी कौम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनर्स के साथ किया था कि उनकी इतनी हवा बांध दी कि वो बेचारे डर के मारे उनको सिफर पे आउट हो गए। तो आपकी बरादराना शफकत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मुझे कोई दावा नहीं है टीचरी का या किसी तरह की कोई उस्तादी शागिर्दी का। दिस इज़ जस्ट अ नॉलेज शेयरिंग, और उसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मेरे लिए एक थोड़ा सा जज्बाती लम्हा इसलिए है कि मेरी बहुत देरीना ख्वाहिश थी। आपने देखा कि ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ जब भी फैमिली कॉन हुआ या कोई भी फैमिली मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें ज़्यादातर हमारे माशाल्लाह सीनियर टीचर जिनसे हमने उंगली पकड़ के चलना सीखा तो वो लेक्चर्स देते रहे। तो मुझे शुरू से खलिश ये रहती थी कि चूंकि ये फैमिली मेडिसिन की कॉन्फ्रेंस होती है तो क्यों इसमें फैमिली मेडिसिन के अपने प्रेजेंटर्स क्यों नहीं होते। तो मैंने शुरू में इस पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला काम किया, और उसके बाद आज मुझे बहुत खुशी है कि नहायत खूबसूरत लेक्चर तारिक महमूद मियाँ साहब ने दिया। फिर सईद साहब ने जितना भी लेक्चर दिया वो उनकी अपनी ज़ाती रिसर्च पे मबनी था, और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इतने शानदार हैं। अब वो लोग जो कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का स्लोगन लेकर के चलते हैं और ये ढोल सुबह शाम पीटते हैं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो इसका अगर किसी चीज का एविडेंस उस पर रिसर्च ही नहीं हुई तो फिर एविडेंस कहां से आएगा। ये वो तमाम चीजें हैं कि जिन पे रिसर्च हुई लेकिन उसको बावजूद छुपा लिया गया। अब यहां पे तारिक साहब ने भी कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पे जोर दिया, सईद साहब ने भी कार्बोहाइड्रेट छोड़ने पे जोर दिया। सईद साहब मौजूद है यहां पे? अच्छा, सईद साहब आपने माशाल्लाह सब्जियों पे इतना जोर दिया है, सुबह भी सैलेड, शाम को भी सैलेड, कोई रॉयल सैलेड, कोई शाही सैलेड, कोई ये। आप यकीन कीजिए कि ये सैलेड खा के ना सिर्फ आपकी शुगर खत्म हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी खत्म हो जाएगा, आपका डिस्लिपिडीमिया भी खत्म हो जाएगा, और इंशाअल्लाह अगर आप यही सलाद खाते रहे तो 15-20 दिन के बाद आपकी जीने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके चलते हैं। अच्छा, अब सेशन को हमने थोड़ा सा जो है ना जी इंटरेक्टिव बनाना है। तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कहते हैं आई हैव गॉट अ वेरी हॉरिबल स्वीट टूथ। इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं कि मैं तो मीठे के बगैर रह नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे द अटेंशन। तो आपसे मैं सिर्फ ये कीमत चाहूंगा आज। एडिक्शन, पहली बात तो यह समझ लीजिए कि एडिक्शन का नाम अब पूरी दुनिया में मतरूक हो गया है, क्योंकि यह लफ्ज इतना बदनाम हो गया था कि एडिक्शन का नाम आते ही एक डिलेमा की कैफियत शुरू हो जाती है। तो अब इसका नया नाम है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। तो अब एडिक्शन का लफ्ज यूज नहीं किया जाता, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को अब मेटाबॉलिकली एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम को अब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि ओबेसिटी को हम अब ABCD कहते हैं, एडिपोसिटी बेस्ड क्रॉनिक डिजीज। तो नाम चेंज हो रहे हैं चीजों के, तो एडिक्शन का नाम ये है। तो पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, हाउ मेनी ऑफ यू आर कन्विंस्ड दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर एज एडिक्टिव लाइक एनी सबस्ट्रैट्स ऑफ एडिक्शन? और हम हाथ उठा के जो एक पुराना सिस्टम था वोट दीजिए, कितने लोग इस बात से कन्विंस्ड हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये उसी तरह से ही एडिक्टिव है जैसे भंग, अफीम, चरस, शराब या गांजा है? कितने लोगों का ये ख्याल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रोबेबली 20।
यही क्वेश्चन हम इस प्रेजेंटेशन के एंड पे दोहराएंगे। मेरा दूसरा सवाल यह है कि वाई वी गेट एडिक्टेड। एक जो नशई है वो किसी भी चीज का नशा क्यों करता है, उससे क्या हासिल होता है उसे? एनीबॉडी? जी, मजा, प्लेयर। शाह जी थैंक यू। उन्होंने कहा जी प्लेयर आता है, मजा आता है इसके साथ, प्लेयर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्लेयर एंड हैप्पीनेस, और बोथ आर द सेम थिंग्स? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्लेयर एंड हैप्पीनेस? Okay, we will see in a short while. Don't worry. So let's start with the history of sugar consumption in the mankind histories. Our ancestors, when we were used to live in the caves, they used carbohydrates just in two forms. Either they got some occasional fruit, और कहीं उनको शहद की मक्खियों का छत्ता मिल गया तो उन्होंने थोड़ा सा हनी ले लिया। About 100 years ago, we used to use 20 grams of sucrose per day. अब यहां से शुरू में एक बात समझ लीजिए कि जब सुक्रोज का नाम लिया जाएगा तो इससे मुराद होगी टेबल शुगर। तो मैं जब भी सुक्रोज का नाम लूं तो आपके जहन में फौरन टेबल शुगर आनी चाहिए, जो चम्मच के साथ हम डालते हैं। और टेबल शुगर इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन 1:1 रेशो। 50% फ्रुक्टोज, 50% ग्लूकोज। तो यह बात हमने शुरू में ही तय कर ली कि जब भी हम सुक्रोज की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा टेबल शुगर। तो 100 साल पहले हमारी कंजम्पशन थी 20 ग्राम। 1920 में बेकिंग दुनिया में इंट्रोड्यूस हुई तो इसके साथ ही यह कंजम्पशन 20 ग्राम से बढ़ के हो गई 54 ग्राम्स पर डे। फिर 1975 में 1975 came when high fructose corn syrup was introduced in the European and American countries. It is said that this was the revenge of Japanese from Americans for the World War II, जो उन्होंने उन पे बम गिराया था। अब यह एक अलग बात है कि जब किसी भी मुल्क पे बम गिराया जाता है तो उसके ताबकारी असरात से आप खुद भी महफूज नहीं रहते। बिल्कुल इसी तरह जापान में प्रोफेसर टाकासाकी नाम का एक बंदा था जिसने लेबोरेटरी में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बनाया। उसमें क्या किया उसने कि वो जो 50-50 की रेशो थी उसको उसने बढ़ा के फ्रुक्टोज को 55% कर दिया और ग्लूकोज को उसने 45% कर दिया। तो उसने फ्रुक्टोज को बढ़ा दिया। उसकी वजह क्या है कि फ्रुक्टोज इज द स्वीट मॉलिक्यूल। मिठास सारी जो चीनी के अंदर है वो फ्रुक्टोज की है, ग्लूकोज की नहीं है। बिकॉज ग्लूकोज इज नॉट सो स्वीट। स्वीटनेस इंडेक्स ऑफ सुक्रोज, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, द स्वीटनेस इंडेक्स इज 100. When we talk about glucose only, the sweetness index is 73. And when we talk about fructose, the sweetness index is 173. तो जो फ्रुक्टोज है वो कई गुना मीठी है ग्लूकोज की निस्बत। फ्रुक्टोज जो है वो कई गुना मीठी है। तो इस वजह से जब हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप आया दुनिया में तो कोको कोला ने सबसे पहला काम यह किया कि न्यू कोक के नाम से उन्होंने बहुत मीठी कोक 1975 में इंट्रोड्यूस करवा दी। वहां पे इतराज उठाया हेल्थ अथॉरिटीज ने, तो उन्होंने इसका नाम बदल के दोबारा न्यू कोक जो उन्होंने लॉन्च किया था, नाम तो उन्होंने यही रखा लेकिन पेपर्स में उन्होंने यह बताया कि हमने जी अपना पुराना फार्मूला बहाल कर दिया है और हमने जो एक्स्ट्रा शुगर है वो निकाल ली है। बट बिलीव मी, टिल टुडे यू आर यूजिंग द सेम न्यू कोक। वो सिर्फ पेपरों में बदला था। आप अब भी हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप से बनी हुई कोक या किसी तरह के भी जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद 2004 तक पहुंचते पहुंचते हमारी शुगर कंजम्पशन 120 ग्राम्स पर डे हुई फ्रॉम
सुक्रोज एंड हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप। लास्ट 20 इयर्स जो थे, जब ओबेसिटी एपिडेमिक हुई तो लोगों ने इसको कुछ कम कर दिया, शुगर के बारे में कंपेन्स चली, तो ये शुगर की जो कंजम्पशन है वो 95 ग्राम्स के ऊपर आ गई। बट स्टिल अब हम इस वक्त ऑन एवरेज 94 ग्राम्स पर डे यूज कर रहे हैं पूरी दुनिया में, विच इज स्टिल हायर व्हेन वी लुक एट द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन रिकमेंडेशंस, which say males should not use more than 36 grams or 9 teaspoonful of sugars per day, and females should not use more than 25 grams or 6 teaspoonful of sugar per day. ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिकमेंडेशंस हैं। अब हुआ क्या, आपके बच्चे, उनका ये स्टेपल फूड है। कैन एनीबॉडी टेल मी how many grams are there in a can of Coca-Cola? शुगर के कितने ग्राम्स होंगे? 39 grams. 39. So, if you have taken one can of soda this morning or this evening, you are already above the limit. You are already above the limit. और ऑन एवरेज हमारे बच्चे स्टिंग, रेड बुल्स और बोतलें मिला के उनकी एवरेज 4 ड्रिंक्स कहीं नहीं गए पर डे, और ये उस शुगर के अलावा है जो उन्होंने बाकी सारे दिन के अंदर इस्तेमाल करनी है इन द फॉर्म ऑफ वेरियस थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर टुडे। अब एडिक्शन है क्या? बेसिकली सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जो उसका नया नाम है, a brain disorder characterized by compulsive engagement in rewarding stimuli despite the adverse consequences। करने वाले को यह पता होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हैं, बट स्टिल उसके लिए यह कंपल्शन बन जाती है कि वो उस चीज को यूज करे, चाहे वो शुगर है, हीरोइन है, कोकेन है, वट एवर इट इज। तो ये उसके लिए कंपल्शन बन जाती है। सो anything that activates the reward center of the brain to extreme leads to addiction। addiction substances की हो सकती है, कोकेन, हेरोइन, निकोटीन, अल्कोहल, शुगर, और इसमें भी ज्यादातर फ्रुक्टोज। ग्लूकोज की एडिक्शन नहीं होती, क्योंकि ग्लूकोज न्यूक्लियस एक्केम्बस जो कि आपका रिवॉर्ड सेंटर है, वहां कोई उसका अमल दखल नहीं है, फ्रुक्टोज का है। ठीक है जी। और बिहेवियर, ये भी एडिक्शन है। शॉपिंग, gambling, internet gaming, social media, pornography. These are all different forms of behavior addictions, and everything has a word oholic after it. Shopaholic, gameaholic, sexaholic, and number of other holics. So every type of addiction, either it is substance or it is a behavior, it is come under the heading of addiction। So इसको हम परखते कैसे हैं? DSM क्राइटेरिया जो है उसमें 11 पॉइंट्स हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आप ये समझ लें कि ये जो 11 पॉइंट्स हैं DSM क्राइटेरिया, जो कि है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, 11 में से अगर आपके यहां 2 से 3 क्राइटेरियाज अगर आप में पाए जाते हैं तो आप माइल्डली एडिक्टिव हैं, अगर 4 से 5 है तो मॉडरेट, और अगर 6 या इससे ज्यादा है तो यू आर सिवियरली एडिक्टिव टू एनी ऑफ दीज थिंग्स, आइदर बिहेवियर और सब्सटेंस। नाउ अभी यह सवाल आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेयर एंड हैप्पीनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को इतना मिक्सअप कर दिया गया है कि हम यह समझते हैं कि हैप्पीनेस और प्लेयर सेम चीज है। They are entirely different things. They are pole apart. They are entirely different. For example, pleasure is short-lived. Happiness is long-lived. Pleasure is visceral. You feel inside your body from head to toe. आपको एक मजा आता है एडिक्शन के बाद। Happiness is ethereal. वो लोग जिनके लिए ये लफ्ज नया है, इथीरियल्स के लिए जब मैंने उर्दू डिक्शनरी खंगाली तो मुझे इसका बड़ा खूबसूरत तर्जुमा मिला। उसका मतलब है रूह की सरशारी।
इथीरियल मीन्स एनीथिंग विच यू फील अबव द नेक, यहां जो सारी सरचारी है, दैट इज कॉल्ड ethereal. Pleasure is taking, happiness is giving. Pleasure can be achieved with substances, happiness cannot be achieved with substances. Pleasure is experienced alone. तमाम नशे लोग छुप के करते हैं, तमाम जो बिहेवियरल जो भी हमने चीजें देखी वो छुप के करते हैं लोग, जबकि आपका जो हैप्पीनेस है दैट इज एक्सपीरियंस इन सोशल ग्रुप्स। आप इस वक्त सोशल ग्रुप्स के अंदर मौजूद हैं, आप इस वक्त खुशी का इजहार आपके अंदर हो रहा है, आप इस वक्त ये देख सकते हैं अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे, आप अपने पुराने क्लास फेलोज से मिलेंगे, हम यहां पे लंच पे इकट्ठे होंगे, हम यहां पे अपने पुराने साथीजा से मिलेंगे, तो ये सारा कुछ हमें सोशल ग्रुप्स के अंदर मिल सकता है, अकेले नहीं मिल सकता। एक्सट्रीम्स ऑफ प्लेयर लीड टू एडिक्शन। जब प्लेयर अपनी इंतहा पे चला जाता है दैट बिकम्स एडिक्शन, एंड देयर इज नो एडिक्शन टू टू मच हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के साथ एडिक्शन नहीं होती। प्लेयर इज डोपामीन, हैप्पीनेस इज सेरोटोनिन। अभी हम इसका फर्क देखते हैं। द बिगेस्ट किलर ऑफ सेरोटोनिन इज डोपामीन। जितनी डोपामीन ज्यादा होगी, जिसको कि हम प्लेयर कह रहे हैं, जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी हैप्पीनेस कम होती चली जाएगी। सो मोर प्लेयर यू सीक, मोर अनहैप्पी यू बिकम। यह फिक्रा याद रख लें। मोर प्लेयर यू सीक, मोर अनहैप्पी यू बिकम, बिकॉज डोपामाइन इज अ पोटेंशियल किलर ऑफ सेरोटोनिन। नेक्स्ट, so these are various differences between dopamine and serotonin. Two different neurotransmitters, different areas of the brain, they act on different sets of receptors, they act on different regulatory mechanisms, they are following, and two different mechanism of actions at all. और बहुत आसानी के लिए अगर हमने समझना है तो डोपामिन इज बेसिकली इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसका मतलब क्या है? आपका एक रिसेप्टर है, दरमियान में सिनेप्टिक लेफ्ट है, उसके बाद अगला रिसेप्टर है। डोपामीन जाती है, सिनेप्टिक को क्रॉस करती है और अगले न्यूरॉन को एक्साइट करती है। दिस इज नॉर्मल मैकेनिज्म। एवरी न्यूरॉन हैज रिसेप्टर फॉर द डोपामीन। अब न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन्स दे लाइक टू बी एक्साइटेड वेरी जेंटली। वो कहते हैं बड़े प्यार से हमारे साथ छेड़खानी करें आप। इफ यू गिव फोर्सफुल प्रेशर ऑन दीज न्यूरॉन्स, दे डोंट लाइक इट एट ऑल बिकॉज दे कैन लीड टू न्यूरोनल सेल डेथ। सो like every human being, neurons don't want to die, so they have a plan B. उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ का एक तरीका है, वो तरीका ये है कि जब उनको बार बार ज्यादा फोर्सफुली आप डोपामीन से हिट करते हैं, दे डाउन रेगुलेट देयर रिसेप्टर्स। पहले अगर एक न्यूरॉन के ऊपर 100 रिसेप्टर्स थे, आपने उसके ऊपर डोपामीन के साथ आपने रश किया, अगली दफा वो 100 में से 10 को डाउन रेगुलेट कर देगा, 90 रह गए। नेक्स्ट टाइम यू गिव अनदर हिट, डाउन रेगुलेशन, मोर लेसर नंबर ऑफ receptors, then ultimately you give hit, another hit, then a bigger hit, and you get nothing. This is called basically tolerance. कि अब वो न्यूरॉन्स इतने कम मिकदार में रह गए हैं कि वो अब आप जितनी मर्जी उसको डोपामिन दे रहे हैं, वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली This is called tolerance, and this tolerance is the result of law of diminishing returns. आपकी रिटर्न्स डिमिनिश होती चली गई और आपको टॉलरेंस डेवलप होगी, और जैसे ही ये न्यूरॉन्स मरना शुरू हो गए, दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। पहले टॉलरेंस आएगी,
जब वो बिल्कुल डेड हो जाएंगे तो वहां से आप एडिक्ट हो जाएंगे। और कभी भी एक न्यूरॉन जब डेड हो जाता है, दैट कैन नेवर बी रिप्लेस्ड अगेन। दैट्स द रीजन एडिक्शन इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ डिजीज टू ट्रीट। न्यूरॉन्स की जब सेल डेथ हो जाती है, न्यूरोनल डेथ हो जाती है, तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर पाते। इस वजह से इसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, इन स्पेशली इन द क्रॉनिक केसेस। जबकि सेरोटोनिन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इट बेसिकली इनहिबिट्स द न्यूरॉन, ये एक्साइट करती ही नहीं है। इसलिए सेरोटोनिन के साथ किसी किस्म की एडिक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? अच्छा जी, मैकेनिज्म क्या है? दो मेन मैकेनिज्म है जिसकी वजह से एडिक्शन होती है। फिजिकल क्या है? एडिक्टिव सब्सटेंसेस ट्रिगर एंड डोपामिन रिस्पॉन्स एंड फ्लड द न्यूक्लियस कैंपस। अभी हम देखते हैं प्लेयर हार्मोन है, सब्सटेंस जो इससे डोपामिन से क्विकली जो कुछ भी होता है, इसको हम डोपामिन स्पाइक कहते हैं। और टॉलरेंस टू डोपामिन इफेक्ट वो हमने देख ली। मोर एंड मोर डोपामिन इज देयर टू एलिसिट द प्लेयर रिस्पॉन्स। ज्यादा से ज्यादा हमें चाहिए होगी। ठीक है जी। साइकोलॉजिकली क्या होता है? हिप्पोकैम्पस लेज डाउन मेमोरीज ऑफ द रैपिड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, रिपीट बिहेवियर, जिससे हम बार बार ये करते हैं, और एमिगडाला। अब यहां पे आप थोड़े से कंफ्यूज हुए, बहुत आसानी है। इसके बाद टोटल 5 से 6 मिनट की प्रेजेंटेशन रह जाएगी। होता क्या है कि ये जो वेंट्रल टैगमेंटल एरिया है आपका ब्रेन के अंदर, विच इज अ पार्ट ऑफ योर मीजोलिम्बिक सिस्टम, ये देख सकते हैं आप सर, ये पॉइंटर जरा दे दीजिए, ये चल नहीं रहा। ग्रीन वाला दे, ये चलिए, चले जी, लगा दे, छोड़ दे, कोई बात। दिस वेंट्रल टैगमेंटल एरिया इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस डोपामिन। यहां से मीजोलिम्बिक सिस्टम के जरिए ये न्यूक्लियस एकम्बस तक पहुंचती है, विच इज द प्लेयर एरिया। ये जो न्यूक्लियस एकम्बस है, दैट इज बेसिकली द रिवार्ड सेंटर ऑफ द ब्रेन। जब ये यहां पे रिवॉर्ड जाता है तो हिप्पोकैम्पस उस रिवॉर्ड को याद कर लेती है कि ये कितना मजेदार रिस्पॉन्स था, अच्छा था, बुरा था, जैसा भी था, हिप्पोकैम्पस उसको याद कर लेती है। और ये जो अमिगडाला है, ये उसके अंदर इमोशनल वेट डाल देता है कि अगर मैंने जो खाना खाया था मजेदार था तो कितना मजेदार था, अगर मैंने सिगरेट पिया है भरा हुआ तो उससे जो प्लेयर मिला है वो बहुत ज्यादा था या कम था। और उसके बाद ये चला जाता है ऊपर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर, जो कि डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग का सेंटर है। ये आपको डिटरमिन करेगा कि जो कुछ मैंने आज किया है क्या मुझे आइंदा करना है या नहीं करना। जो हमारा ज़मीर जागता है, जो हमें सेंस ऑफ गिल्ट महसूस होती है कोई बुरा काम करके, वो हिप्पोकैम्पस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वजह से है, विच इज प्रेजेंट एट दिस फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। अब यहां पे एक प्रॉब्लम है। ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये कंप्लीटली डेवलप होती है बाय द एज ऑफ 25 की उम्र से पहले ये डेवलप ही नहीं होती। दैट्स द रीजन द टीनेजर्स आर द विक्टिम ऑफ एवरी काइंड ऑफ एडिक्शन। उनके अंदर क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप ही नहीं हो रही, उनके अंदर सोचने समझने की और चीजों को परखने की सलाहियत अभी डेवलप नहीं हुई। दैट्स द रीजन कि ये वो एज ग्रुप है जिसके अंदर एडिक्शन ज्यादा होती है, और यही वो एज ग्रुप है जो कि टारगेट है तमाम फूड इंडस्ट्री का, कि इसको कैप्चर करके फूड का इन लोगों को रसिया बना दो, इन लोगों को फूड की लत लगा दो ताकि ये उससे छुटकारा हासिल ना कर सके। ठीक है जी। आजकल आपने देखा है कि बेतहाशा जो बच्चे हैं, आपके अक्सर वालिदैन हमें आके कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। उसकी बात ना मानने की वजह यह है, तरबियत के अलावा उसका कसूर नहीं है। अगर वो 17-18 साल का है तो अभी उसके अंदर डिसीजन और प्लानिंग का मैकेनिज्म डेवलप ही नहीं किया। ठीक है जी। चलें जी,
ये मैकेनिज्म है, ये वही है जो हमने मुख्तलिफ अभी तक पढ़ा, इसको नहीं पढ़ते। ब्लिस पॉइंट याद रख लें, द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोपामिन इज रिलीज इज कॉल्ड द ब्लिस पॉइंट। और जितना हमारा प्रोसेस फूड है, जो सईद साहब ने, तारिक मियां साहब ने बताया, ये सारा ही ब्लिस पॉइंट आपका उसको टारगेट करता है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होती है, जिसको हमने पहले देख लिया। जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ही न्यूक्लियस एक्कम्पन्स को इफेक्ट करेगी, उतने ही ज्यादा हम एडिक्टेड होते चले जाएंगे किसी भी चीज को, चाहे वो फूड है, वट एवर इट इज। आपका क्या ख्याल है कि ये जो बच्चे आपके एडिक्टेड हैं, जो कि बाजारी खाना मंगाते हैं, फूड पांडा को, कभी रात को KFC से, क्या वो टेस्ट के लिए खाते हैं? उनको क्या मजे के लिए खाते हैं? कितने लोगों का ख्याल है कि ये जो फूड जो एडिक्टेड है, बच्चे या बड़े भी इसमें, वो खाना टेस्ट के लिए खाते हैं? जी नहीं। अगर आपका यह ख्याल है कि वो मजे के लिए खाते हैं, तो नहीं। वो किस लिए खाते हैं? ये फूड इंडस्ट्रीज जो है, इन्होंने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, एनाटॉमी के प्रोफेसर, डॉक्टर्स, इनको बहुत हायर पैसे दे के हायर किया हुआ है ताकि वो आपके बच्चों को एडिक्ट करें। क्यों? अभी आपको मैं थोड़ी देर में साबित करता हूं। यह है जी कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी। क्या है? सबसे पहले आपके जहन में एक ख्याल आएगा 12 बजे रात को पढ़ते हुए, यार KFC ना खाया जाए। दिस थॉट विल लीड और क्रिएट द फीलिंग्स। आपके अंदर फीलिंग जागेगी, वो फीलिंग जो आपकी हिप्पोकैम्पस के अंदर पहले से मौजूद है। ठीक है? अगर वो अच्छी थी, KFC मजेदार था, तो आप KFC ऑर्डर करेंगे। अगर आपको पिछली दफा हिप्पोकैम्पस ने याद किया हुआ है कि जी वो KFC अच्छा नहीं था, तो अब आप किंग बर्गर की तरफ या किसी और तरफ जाएंगे। ये हिप्पोकैम्पस ने आपकी फीलिंग जो है ना, उसको स्टोर किया हुआ है। थॉट्स क्रिएट द फीलिंग्स, फीलिंग्स ड्राइव द एक्शन। अब आप फोन पकड़ेंगे उस फीलिंग के जरिए असर, एक्शन गेट्स द रिजल्ट्स। लेकिन माय डियर फेलोज, दीज रिजल्ट्स आर फॉर द पर्पस ऑफ द सेलर, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ योर चाइल्ड। इससे उनकी तिजोरियां भरेंगी, इससे आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा। तो ये कैस्केड है जिसके ऊपर फूड इंडस्ट्री काम करती है। आइए मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल रिसर्च दिखाऊं, जो कि सिर्फ 3 से 4 मिनट लेगी, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। ये मैं आपको कुछ इंटरनेशनल एड्स, जो कि मेरी अपनी पर्सनल कलेक्शन है, दिखाने लगा हूं। इसमें किसी एड के अंदर मजे का जिक्र नहीं है। कोई ये दावा नहीं कर रहा कि मेरी चीज इस वजह से ले लें कि ये बहुत मजेदार है। जो कुछ मैंने अभी तक आपके सामने, आपकी खिदमत में गोश्त गुजार किया है, उसमें से आप देखिएगा कि कितने परसेंट साइकेट्री, कितने परसेंट डॉक्टरी, कितने परसेंट साइकोलॉजी ये फूड इंडस्ट्री आपके बच्चों के लिए और आपके लिए यूज करती है। वंस पॉप यू कांट स्टॉप। उसने कहीं ये नहीं कहा कि ये बड़ी मजेदार चीज है। अब गौर करते जाइएगा, ये बिल्कुल, ये पर्सनली मैंने इंटरनेशनल जो इस वक्त मीडिया कर रहा है वहां से उठाई है। ओपन हैप्पीनेस, कोको कोला का ये स्लोगन इस वक्त यूरोप अमेरिका में चल रहा है। ओपन हैप्पीनेस, आपके ब्रेन को ये बाबर कराया जा रहा है कि कोक पीने से हैप्पीनेस आती है। सो व्हाट इज इन द कोक? क्या क्या होता है? कैफीन होती है, साल्ट होता है और बहुत ज्यादा शुगर होती है। साल्ट 55 ग्राम्स ऑफ सोडियम पर कैन है। अब ये इतना ज्यादा सॉल्ट है कि इसको मास्क करने के लिए, इसके टेस्ट को छुपाने के लिए बहुत ज्यादा शुगर चाहिए, तो उन्होंने टू मच शुगर ऐड कर दी। व्हाट हैपन्स व्हेन यू टेक कैफीन अलोंग विद हैवी अमाउंट ऑफ सॉल्ट? कैफीन करती क्या है? इट इज स्टिमुलेंट एंड डायूरेटिक। And when you take a diuretic and take a lot of salt, what would you do? You will pee a lot. बार बार आप बाथरूम जाएंगे। जब बाथरूम बार बार जाएंगे तो फिर क्या होगा? प्यास बढ़ेगी। प्यास बढ़ेगी तो आप दूसरी कोक के लिए जाएंगे, जिसका स्लोगन आप देखते रहे टीवी पे, ये दिल मांगे और। देखते रहे सारे, तो दिल तो मांगेगा और। कहीं उसने ये बताया कि इसके साथ तो मजा, किसी टेस्ट, उसने मजे का जिक्र तो कहीं नहीं किया। साइंस देखें। अब ये किसी डॉक्टर ने ही बताया होगा ना लेज वालों को कि जब हम मुस्कुराते हैं तो चेहरे के 12 मसल यूज होते हैं।
डॉक्टर ने बताया होगा, लेज वालों को कहां से पता है? लेज वाले ये कहते हैं कि 12 मसल यूज ना करें, हमारा एक पैकेट लेज का यूज करें, 12 की बजाय आप सिर्फ 3 चीजें यूज करें। वो 3 चीजें क्या हैं? कार्ब्स, फैट एंड साल्ट। और ये ब्लिस पॉइंट को इंक्रीज करके आपके अंदर एक मजीद ख्वाहिश बेदार करती हैं। कहीं लेज ने इस इश्तिहार में कहा है कि लेज खा लें, बहुत मजेदार होते हैं। ये मजे का तो कहीं जिक्र नहीं है। जो कुछ मैंने अभी आपके गोश गुजार किया, ये आपकी उन्हीं इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। यू डिजर्व अ डोनट। ठीक है जी। पॉलिटिक्स से पार्ट, एक बंदे को किसी दिन इस कुरा अर्ज पे यह ख्याल आया कि मैंने एक कौम की बहुत खिदमत कर ली है, मैंने बहुत अच्छे फैसले दे दिए हैं, सो आई डेफिनेटली डिजर्व अ डोनट। सो ही वेंट टू अ डोनट शॉप एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। डोनट वालों ने कहीं नहीं कहा कि मजे के लिए आए हमारे पास। ठीक है जी। दुनिया में किसी जगह यह वाकया हुआ है, पता नहीं मुझे कहां हुआ, सुना है मैंने कहीं। मैंने घर भी जाना भाई। मार्स, पुट सम प्ले इन योर डे, ये मार्स का स्लोगन है। कहां उसने कहा जी मार्स को इसलिए खा लेंगे, बड़ी मजे की चॉकलेट होती है। चॉकलेट ब्रिंग्स यू जॉय। मेरे जो यहां पे बच्चे और छोटे मेरे हम उम्र लोग बैठे हैं, वो वैलेंटाइन डे पे चॉकलेट ही भिजवाते हैं, जहां भिजवाने हैं उन्होंने, टारगेट ऑर्गन पे अपने, तो वहां पे चॉकलेट जॉय। कहीं नहीं उसने कहा जी चॉकलेट मजे की होती है, उसने कहा ये जॉय के लिए है। स्निकर्स, गेट रिड ऑफ योर बैड मूड विद अ स्निकर। कहां उसने कहा जी ये मजेदार चीज है, उसने कहा इससे बैड मूड आपका ठीक हो जाता है। एंड दिस इज किट कैट। ये भी कह रहे हैं ईट अ किट कैट व्हेन यू आर इन अ फंक। अगर आपने फंकी महसूस करना है तो किट कैट खाएं। कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि जी इसको मजे के लिए खाएं। ये जनाब बड़ा आपके लिए जरूरी है कि ये जो नेस्ले वाले हैं, ये पेपर है, बाकायदा स्टडी है, नेस्ले एड्स शुगर टू बेबी मिल्क एंड सीरियल्स इन पुअरर नेशन। नीचे से शुरू हो जाएं, जो पढ़े लिखे कंट्रीज हैं उनके नेस्ले के प्रोडक्ट्स के अंदर 0 शुगर है। जैसे जैसे गुर्बत बढ़ रही है वैसे वैसे शुगर बढ़ रही है। आपके बच्चों को मां की गोद में एडिक्ट किया जा रहा है कार्बोहाइड्रेट्स का। मुझे नेस्ले वाले चैलेंज कर देंगे अगर गलत है तो। दिस इज सिमिलैक। क्या है इसके अंदर? 10.3% शुगर, सुक्रोज सिमिलैक के अंदर, और 10.3% सेम अमाउंट ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन अ कोक। तो एक डब्बे के अंदर जितनी चीनी है उतनी एक कोक के अंदर है। लैंग्वेज टैप्स इनटू योर फीलिंग्स, these messages are buried far into your subconscious and reinforced by the society। ये बार बार रीइंफोर्स होते हैं। और ट्रिप्टोफैन जो कि एक बहुत कीमती किस्म का अमाइनो एसिड है, ये प्रिकर्सर ऑफ सेरोटोनिन। हम डोपामिन के चक्कर में सेरोटोनिन को भूल गए। ये जो है फास्ट फूड इस प्रिकर्सर को, ट्रिप्टोफैन को किल कर देता है। ट्रिप्टोफैन बॉडी में बनती नहीं, हम प्लेयर ही सीख करते रहते हैं, हैप्पी नहीं हो पाते। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस फास्ट फूड। और नतीजा क्या है? कंफर्टिंग लाइज एंड अनप्लेजेंट ट्रूथ्स। जब हम सच्ची बात करते हैं हम तन्हा बैठे होते हैं, और जब हम कंफर्टेबल लाइज, तो वहां पे लाइन लगी हुई है। इसको इधर देख लें, मेडिकेशन एंड सर्जरीज पे लाइनें हैं, लाइफस्टाइल चेंज करने वाला खाली बैठा, उसके पास जा ही कोई नहीं रहा। ठीक है जी। तो इसी को आज से कई साल पहले बाबा बुल्ले शाह फरमाते थे, झूठ दा सौदा हथों हथ ते सच दा गाहक कोई नहीं, शक्लों सारे बंदे लगदे बिचों बंदा कोई नहीं। हमारे साथ झूठ बोला गया तमाम उम्र, और हमारे बच्चों को जो मिल्क में और ये सब कुछ मिल रहा है आपके सामने है। अब प्रॉब्लम एक नहीं दो है, ये दूसरी मुसीबत साथ जब ऐड हुई तो आपके बच्चों में डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, साइबर बुलिंग, और क्या क्या कमालात आपके मोबाइल के साथ, कौन कौन सी वीडियोस लीक नहीं हुई।
आपके बच्चों की जिंदगियां कैसे तबाह हुई हैं, रोजाना आप टीवी पे देखते हैं। ये दोनों चीजें जब आपस में मिली तो इन्होंने तबाही का शिकार करके रख दिया। अब ये तो थी एडिक्शन, ठीक है जी, ये तो थी एडिक्शन। खुदा से एडिक्शन से पनाह मांगे, लेकिन एक एडिक्शन की दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मुझे वो एडिक्शन अता कर दे। वो एडिक्शन क्या है? खुदा से दुआ मांगे कि देसी ना पीऊंगा मेरे मौला तेरे कुर्बान, मैं देसी ना पीऊंगा, देसी ना पीऊंगा मेरे मौला तेरे कुर्बान, मैं देसी ना पीऊंगा, वलियों के तसद्दुक में वलायत की पिला दे। आई ईट एवरीथिंग आई वांट, बट आई हैव जस्ट चेंज व्हाट आई वांट। थैंक यू वेरी मच।